गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरिस। तुम सब बहुत ज़्यादा नोन हो इस टर्म से, एंजाइना से, कि जब वार्ड में जाते हो या फिर कोई भी हार्ट मतलब रिलेटेड, कार्डियो रिलेटेड कोई भी वार्ड में या फिर कार्डियो रिलेटेड कोई भी डिजीज़ अगर कोई पेशेंट को हुआ है तो वहाँ पे ये एंजाइना बोल के एक वर्ड जो है तुम लोग बहुत टाइम शायद देखे होंगे। ठीक है, तो मैं आज वही एंजाइना के बारे में तुम लोगों को पढ़ाऊँगी कि एंजाइना क्या है। राइट, तो ये जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये मेनली एक पेन है। ठीक है, जब हार्ट में कार्डियो रिलेटेड डिजीज़ की वजह से कोई भी पेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना। ठीक है, तो मेनली एंजाइना कब होता है, जब जो हार्ट का जो मसल है, जो मायोकार्डियम जो मसल है वहाँ पे जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं पहुँचता है। रिलेटेड टू उसका आर्टरी में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, वेसोस्पाज्म हो सकता है, थ्रोम्बस फॉर्म कर सकता है। तो कोई भी कुछ भी चीज़ों के वजह से वहाँ का जो ब्लड सप्लाई है, जो ब्लड वेसल से अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, जहाँ पे ब्लड जो है, ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मली नहीं होता है मायोकार्डियम में, और वहाँ पे लेस ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है, और ऑक्सीजन सप्लाई कम होने की वजह से वहाँ पे पेन होता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है, तो उसी पेन को हम लोग बोलते हैं एंजाइना। तो यहाँ पे क्या है, जो ये एंजाइना पेक्टोरिस से एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब है स्ट्रैंगलिंग इन द चेस्ट। एकदम चेस्ट में स्ट्रैंगलिंग सेंसेशन होता है, जो एक लैटिन फ्रेज से आया है। और ये मेनली एक सिंड्रोम है। ठीक है, जो भी कोई भी अगर हार्ट रिलेटेड किसी को डिजीज़ हुआ तो उसका सिंड्रोम है एंजाइना। एंजाइना जैसे पेन होगा। इस पिक्चर में देखो बहुत अच्छे से दिया गया है कि एंजाइना अ टाइप ऑफ चेस्ट पेन, प्रेशर ऑफ द डिस्कम्फोर्ट। देखो वहाँ पे जो हमारा जो ब्लड सप्लाई है हार्ट का, वहाँ पे प्लग फॉर्मेशन हो गया है या फिर वहाँ पे वेसोस्पाज्म हो गया, आर्टरी में कोई भी ब्लॉकेज आ गया जिसके वजह से ऑक्सीजन नहीं जा पा रहा है और चेस्ट पेन हो रहा है। ठीक है, देखो इधर लिखा हुआ है हार्ट इज़ नॉट रिसीविंग इनफ ऑक्सीजन ड्यू टू द नैरो कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी भी अगर नैरो हो जाए तो एंजाइना होता है, और नैरो होने का बहुत सारे कॉजेस है, वो हम लोग धीरे धीरे बोलेंगे। ठीक है, तो मेनली ये है इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग एंजाइना के बारे में। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइना। तो मेनली देयर आर 3 मेन टाइप्स। ठीक है, 3 मेन टाइप होता है एंजाइना का। तो सबसे पहले जो ये प्रिंस मेटल्स जो वेरिएंट है, प्रिंस मेटल वेरिएंट एंजाइना, क्रॉनिक स्टेबल एंजाइना, और एक होता है अनस्टेबल एंजाइना। और ये जो प्रिंस मेटल जो वेरिएंट है इसको हम लोग वेरिएंट एंजाइना भी बोलते हैं। ठीक है, तो आते हैं हम लोग एक एक करके कि कौन से एंजाइना में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेबल एंजाइना के बारे में। तो स्टेबल एंजाइना में मेनली क्या होता है, जब जो हमारा कोरोनरी जो आर्टरी है वो आर्टरी अगर उस बहुत ज़्यादा नैरो हो जाए। ठीक है, आर्टरी जो है ये बहुत ज़्यादा जब नैरो हो जाता है ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, तो ये जब बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है यहाँ पे ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है। नैरो देखो यहाँ पे जो आर्टरी है वो पूरा नैरो हो चुका है। नैरो होने की वजह से जितना अमाउंट ऑफ ब्लड इसको जाना चाहिए उतना अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं जा पा रहा है। और हम लोग जानते हैं थ्रू ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई हमारा होता है, तो ब्लड नहीं जाने से वहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन भी सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाता है। तो मसल में जब ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ जाए तब जाके ये पेन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। ठीक है, नंबर 2 है हमारा अनस्टेबल एंजाइना। तो अनस्टेबल एंजाइना जो है मेनली वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन से होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी ब्लॉकेज आ जाए ड्यू टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन कोरोनरी आर्टरी में, तब जाके ये अनस्टेबल एंजाइना होता है। और ये अनस्टेबल एंजाइना में मेनली ये बहुत ज़्यादा ओर्सन होता है देन स्टेबल एंजाइना, क्योंकि अनस्टेबल एंजाइना में कोई भी ब्लड क्लॉट या थ्रोम्बस फॉर्मेशन के वजह से जो आर्टरी होता है वो फुल्ली
ब्लॉक हो जाता है। कॉर्नरी आर्टरी फुल्ली ब्लॉकेज होने की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्रिएट होता है। तो एमआई क्रिएट होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा ओशन होता है और इसका जो सिम्टम है बहुत ज़्यादा ख़राब होता है अनस्टेबल एंजाइना से। और ये इसका जो पेन है बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट होता है, ठीक है। मतलब जो स्टेबल एंजाइना का जो पेन है उससे भी ज़्यादा करके इसका फ्रीक्वेंटली इसका पेन होता है। और रेस्ट की वजह से ये जो पेन है वो नहीं जाता है। बहुत टाइम तक ये चलता है, जब तक कोई भी तुम्हारा मेडिकेशन या फिर कोई भी अगर सर्जरी वगैरह नहीं हुआ तो ये ठीक उतना जल्दी नहीं होता है। और ये मेनली नाइट्रोग्लिसरीन अगर तुम लोग दो तो भी जाके ये पेन ठीक नहीं होता है, ठीक है। जैसे स्टेबल एंजाइना में क्या होता है, अगर इंसान थोड़ा सा रेस्ट ले, थोड़ा सा अपना पोजीशन ठीक करे तो क्या होता है, थोड़ा सा पेन रिलीफ होता है। या फिर जैसे नाइट्रोग्लिसरीन ड्रग्स जो है ये सब यूज़ करने से पेशेंट फील बेटर। बट ये अनस्टेबल एंजाइना में ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा ख़राब होता है स्टेबल एंजाइना से, ठीक है। तो मेनली ये है अनस्टेबल एंजाइना। उसके बाद हम लोग जानेंगे वेरिएंट एंजाइना, ठीक है। तो ये वेरिएंट एंजाइना में क्या होता है, इसमें तुम्हारा जो कोरोनरी की वैसोस्पैज्म के वजह से ये वेरिएंट एंजाइना होता है, ठीक है। और ये मेनली टेम्पोरली तुम्हारा कोरोनरी जो ब्लड फ्लो है उसको टेम्पोरली उसको रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से इस्चेमिया क्रिएट होता है। और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने की वजह से तुम्हारा क्या हो जाता है, पेन क्रिएट होता है। और ये मेनली कब होता है, जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस में हो या फिर उसका कोई भी कॉर्नरी वास्कुलर एंडोथेलियम में कोई डिसफंक्शन आ गया है, तो उसमें क्या होता है, सडनली तुम्हारा कुछ टेम्पोररीली कुछ टाइम के लिए तुम्हारा एंजाइना पेन होता है। और ये बहुत ज़्यादा टाइम जब इंसान रेस्ट में रहता है, जब रात में जैसे नाइट में जब सोता रहता है तब ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये है हमारा वेरिएंट एंजाइना के बारे में। उसके बाद और भी 2 टाइप्स ऑफ एंजाइना जो है वो है माइक्रोवास्कुलर एंजाइना और साइलेंट इस्चेमिया। ये जो माइक्रोवास्कुलर एंजाइना है ये कब होता है, जब तुम्हारा कोरोनरी माइक्रोवास्कुलर डिजीज़ होता है तब जाके ये एंजाइना क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये जो माइक्रोवास्कुलर जो डिजीज़ है ये मेनली क्या डिजीज़ होता है, जो हार्ट होता है, हार्ट का जो सबसे स्मॉलेस्ट जो तुम्हारा कोरोनरी आर्टरी है वहाँ पे अगर कोई भी तुम्हारा ब्लॉकेज आ जाए, वहाँ पे अगर कोई भी तुम्हारा डैमेज या प्लग फॉर्मेशन हो जाए तब जाके तुम्हारा वहाँ पे ब्लड सप्लाई ठीक ठाक नहीं हो पाता है। तो उस स्मॉलेस्ट आर्टरी में जब ब्लड सप्लाई ठीक ठाक नहीं हो पाता है, मतलब वहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो जाता है, जिसके वजह से तुम्हारा ये माइक्रोवास्कुलर एंजाइना क्रिएट होता है, ठीक है। तो मेनली ये जो है ये उतना ज़्यादा तुम्हारा लॉन्ग टर्म डिजीज़ कंडीशन नहीं है, ये कुछ फ्यू टाइम के लिए रहता है, उसके बाद उस थ्रू ट्रीटमेंट वो ब्लॉकेज ठीक हो जाता है, ठीक है। पर ये बहुत ज़्यादा तुम्हारा हार्ड होता है इसको डायग्नोसिस करने में। तो ये है हमारा माइक्रोवास्कुलर एंजाइना। उसके बाद हम लोग आते हैं साइलेंट इस्चेमिया में। साइलेंट इस्चेमिया मतलब यहाँ पे तुम्हारा कोई भी सिम्टम नहीं रहेगा पेन में। अगर हम लोग डायग्नोसिस स्टडी करें, जैसे हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी मॉनिटरिंग अगर हम लोग करें तब जाके हमें एक डिसऑर्गेनाइजेशन देखा जाएगा बिटवीन जो मायोकार्डियल जो ऑक्सीजन सप्लाई है और उसके डिमांड के ऊपर, ठीक है। मतलब जो कितना सप्लाई, जितना उसका मायोकार्डियल का जितना डिमांड है उतना ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पा रहा है, तब जाके ये साइलेंट इस्चेमिया डायग्नोसिस होता है। इसका जो पेन होता है वो साइलेंट रहता है, कोई भी पेन नहीं होता है, राइट। तो मेनली ये है टाइप ऑफ जो हार्ट डिजीज़, हार्ट कोरोनरी का कुछ टाइप्स और पेन एंजाइना का टाइप्स। तो मेनली हम लोगों ने पढ़ा 3 टाइप्स ऑफ एंजाइना, जो वेरिएंट एंजाइना, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना, ये है मेन टाइप। उससे छोड़ के भी एंजाइना बहुत सारे डिजीज़ में होता है, जैसे जब माइक्रोवास्कुलर जब डिजीज़ होता है तब जाके माइक्रोवास्कुलर एंजाइना होता है, और साइलेंट इस्चेमिया भी होता है। साइलेंट इस्चेमिया इज़ नॉट अ एंजाइना, क्योंकि साइलेंट इस्चेमिया एक इस्चेमिया है, मतलब एंजाइना का जो कॉज है जहाँ पे
ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसके वजह से तुम्हारा एक ऑक्सीजन डिमांड होने की वजह से जो इस्चेमिया होता है, पर इसमें इतना माइनर होता है कि वहाँ पे पेन साइलेंट रहता है, समझ में नहीं आता है। थ्रू डायग्नोसिस प्रोसीड्यूर हम लोग सिर्फ इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो क्लियर, ये सब है मेनली तुम्हारा टाइप्स ऑफ एंजाइना। तो यहाँ पे और एक क्लासिफिकेशन दिया गया है जो कि कैनेडियन कार्डियोवास्कुलर सोसाइटी ने क्लासिफाइड किया था एंजाइना को। मेनली कैनेडियन कार्डियोवास्कुलर सोसाइटी ने 4 टाइप्स ऑफ करके 4 टाइप में एंजाइना को क्लासिफाई किया है। मेनली कैसे, जैसे नंबर 1 में क्या आता है, अगर कोई इंसान प्रोलॉन्ग्ड एक्सर्शन कर सकता है, मतलब प्रोलॉन्ग वो काम कर सकता है, ठीक ठाक सब नॉर्मली सब काम कर सकता है, तो उसको कोई भी एंजाइना नहीं है। अगर वो 2 ब्लॉक से ज़्यादा चल पाता है तो उसको मतलब 2 ब्लॉक से ज़्यादा चलने से ही क्या हो जाता है, उसको पेन होता है, तब जाके उसको हम लोग बोलते हैं स्लाइट एंजाइना। अगर कोई इंसान 2 ब्लॉक भी नहीं चल पाता है, थोड़ा सा मतलब 2 ब्लॉक से पहले ही उसको पेन स्टार्ट हो जाता है, तब उसको मार्क्ड एंजाइना बोलते हैं। अगर कोई रेस्ट टाइम में या फिर थोड़ा सा इधर उधर चलने पे ही उसको पेन होता है तो उसको हम लोग डालते हैं सीवियर एंजाइना में। क्लियर, तो मेनली ये है कैनेडियन क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइना। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ एंजाइना, कि एंजाइना का रिस्क फैक्टर्स क्या है, कॉजेस क्या है, राइट। तो मेनली सबसे पहले जो आता है एज है एक रिस्क फैक्टर जो है एंजाइना का, एज की जो इंसान 45 से ज़्यादा होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो बॉयज़ मेन जो ओल्डर देन 45 होता है उन सबको ज़्यादा होता है, और जो वुमेन होता है ओल्डर देन 55 ईयर्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क होता है इस एंजाइना के लिए। उसके बाद है एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर किसी को एथेरोस्क्लेरोसिस है तब एंजाइना हो सकता है। स्मोकिंग, ओबेसिटी, डायबिटीज मेलिटस, हाई ब्लड प्रेशर जो हाइपरटेंशन अगर किसी को है, तो अगर किसी का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है उसको ज़्यादा चांसेस हो सकता है, क्योंकि प्लग फॉर्मेशन होने का चांसेस उन सब में ज़्यादा है। या उसके बाद जो बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाता है, जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं, उन सबको चांसेस ऑफ एंजाइना ज़्यादा होता है। ठीक है, ईटिंग ऑफ हैवी मील, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फैटिक, ओवरवर्क, इमोशनल स्ट्रेस, कोई अगर बहुत ज़्यादा गुस्सेदार है, फ्रस्ट्रेशन में है, या फिर कोई भी स्ट्रेस में है, तब जाके एंजाइना का चांसेस होता है। या फिर अगर फैमिली में कोई हिस्ट्री हो, कोई भी हार्ट डिजीज़ का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का अगर कोई हिस्ट्री हो, उन सब का चांसेस होता है। और कोई भी अगर एक्सपोजर टू कोल्ड एंड विंड में अगर कोई सडन एक्सपोज हो जाते हैं तब हो सकता है। जैसे हम लोग अभी बहुत ज़्यादा हिल में जाने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हिल में क्या होता है, ऊपर बहुत ऊपर अगर कोई हायर हिल में अगर जाओ तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन तुम्हारा नॉर्मली कम मिलता है। तो ऑक्सीजन जब कम मिलता है बहुत टाइम में जाके देखना कि साइनोसिस भी हो जाता है। ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे बहुत ठंड है, वहाँ पे इंसान साइनोस्ड हो जाता है। तो साइनोसिस कब होता है, जब बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है। तो ऐसे ही अगर अचानक से कोई भी बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड विंड में आ जाता है तो उसका बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, जिसके वजह से हार्ट में भी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, जिसके वजह से तुम्हारा एंजाइना पेन क्रिएट होता है। ठीक है, इस्चेमिया के वजह से। तो मेनली ये एक कॉज है। और एक है किडनी डिजीज़, अगर किसी को किडनी डिजीज़ है या फिर थायराइड का कोई प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, तो उन सबको क्या हो सकता है, एंजाइना होने के चांसेस ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर, तो ये सब था मेनली रिस्क फैक्टर ऑफ एंजाइना। उसके बाद हम लोग जाएंगे कॉजेस, कि कौन सा कॉज की वजह से, कौन सा डिजीज़ की वजह से एंजाइना होता है। जैसे ब्लॉक्ड आर्टरी, अगर कोरोनरी आर्टरी किसी भी कारण से ब्लॉक हो जाए, हो सकता है कोई ब्लड क्लॉट की वजह से या फिर कोई भी प्लग फॉर्मेशन की वजह से ब्लॉक हो रहा है, तब जाके एंजाइना होता है। एओर्टिक वाल्व डिजीज़, एओर्टिक स्टेनोसिस या फिर रिजार्जिटेशन, जो एओर्टिक वाल्व होता है वो अगर स्टेन हो जाता है या फिर रिजार्जिट हो जाता है तब जाके तुम्हारा एंजाइना होता है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी की वजह से हो सकता है। माइक्रोवास्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन जो डिजीज़ है उसकी वजह से हो सकता है। तो मैंने पहले ही बोल दिया था माइक्रोवास्कुलर एंजाइना में कि क्या है माइक्रोवास्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, जो सबसे छोटा जो तुम्हारा कोरोनरी आर्टरी है, स्मॉलेस्ट हार्ट का, उसमें अगर तुम्हारा कोई भी प्लग फॉर्म हो जाए या फिर कोई डैमेज आ जाए, स्पाज्म हो जाए, तब जाके ये डिजीज़ होता है। पाल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है। ये पाल्मोनरी जो आर्टरी है उसमें अचानक से बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर बढ़ जाए तब जाके एंजाइना होता है। और कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म की वजह से हो सकता है। मेनली वेरिएंट एंजाइना जो है ये कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म की वजह से, वैसोस्पाज्म की वजह से ये एंजाइना होता है। तो मेनली ये सब था कॉजेस ऑफ
ऑफ द एंजाइना। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी बहुत ईजी है, तुम लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया था इंट्रोडक्शन में कि पैथ मेनली क्या चीज़ होता है। तो सोचो जो हमारा जो हार्ट है, मैं एक पिक्चर्स दे के तुमको समझाती हूँ। तो ये हमारा हार्ट है। तो इस हार्ट में देखो यहाँ पे हमारा क्या है, जो कोरोनरी जो आर्टरी है, इसमें सडनली कोई भी ईटियोलॉजिकल कॉज से यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, या फिर यहाँ पे कोई प्लग फॉर्मेशन हो गया है हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से, यहाँ पे कोई भी ब्लड क्लॉट फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी आर्टरी में ब्लड क्लॉटेड फॉर्मेशन हो गया है कॉर्नरी आर्टरी, या फिर सोचो कि यहाँ पे हो गया है, तो क्या हो रहा है, नॉर्मली जो एक ब्लड फ्लो जो चल रहा था, जिसकी वजह से ये जो पूरा ब्रांचेस की वजह से फुल्ली हार्ट में जो ब्लड जा रहा था, ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था, उसमें एक इंटरप्शन आ जाता है। सोचो यहाँ पे अगर ब्लॉकेज हो जाए तो क्या होगा, जो ब्लड सप्लाई हो रहा है वो नहीं जा रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीजन भी नहीं जा पा रहा है। तो ऑक्सीजन अगर सोचो इस जगह पे इस जगह पे तुम्हारा ब्लॉकेज होने की वजह से तुम्हारा ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। तुम लोगों को क्या पता ही है, ऑक्सीजन अगर सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे जो टिश्यू है वो नेक्रोसिस होने लगेगा, टिश्यू ख़राब होने लगेगा। तो अगर ऐसे ही कुछ स्टार्ट हो गया तो तब क्या होगा, तब जाके पेन होगा, और वही पेन है हमारा एंजाइना। ठीक है, तो अगर हम लोग फ्लो चार्ट देखेंगे तो भी सेम थिंग कि इनसफिशिएंट कोरोनरी ब्लड फ्लो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल कॉज क्या हो रहा है, जो ऑक्सीजन सप्लाई है, डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मीट एंड इंक्रीज मायोकार्डियम डिमांड फॉर ऑक्सीजन। मतलब जो मायोकार्डियम का ऑक्सीजन डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। उसके वजह से क्या हो रहा है, नीड ऑफ ऑक्सीजन एक्सीड द सप्लाई, ऑक्सीजन का जो नीड है वो बढ़ रहा है। उसके वजह से रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, जो हार्ट का जो ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस हो रहा है, उसके वजह से चेस्ट पेन हो रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। क्लियर, तो ये है मेनली पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एंजाइना। तो नेक्स्ट है हमारा साइन एंड सिम्टम ऑफ एंजाइना। एंजाइना का साइन एंड सिम्टम कैसा है, तो जो ये मेनली एंजाइना जो है वो मेनली कैसा फील होता है, स्क्वीजिंग, प्रेशर, हैवीनेस, टाइटनिंग, बर्निंग और एक्किंग अक्रॉस द चेस्ट, यूजुअली द स्टार्टिंग बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। ठीक है, ब्रेस्ट बोन से एकदम बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन, वहाँ पे तुम्हारा एक ऐसा पेन फील होता है, जैसे किसी ने अगर कोई छुरा घुसा दिया हो अपने हार्ट पे, तो जैसा पेन होगा, एंजाइना का पेन ठीक वैसा ही टाइप का होता है। और ये जो पेन है ऑफन स्प्रेड टू द नेक, जॉ, आर्म्स, शोल्डर, थ्रोट, बैक और इवन द टीथ। आप तुम्हारा जो लेफ़्ट साइड है उसका जो नेक पोर्शन है, जॉ पोर्शन है, आर्म, शोल्डर में, थ्रोट में ये पेन होता है। और ये तुम्हारा एक स्टेबल जो एंजाइना होता है ये मेनली लास्ट करता है तुम्हारा 1 to 15 मिनट्स तक। ठीक है, जो अनस्टेबल एंजाइना होता है वो बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम में हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर हो रहा है, ऐसे ही कंटिन्यू होता रहता है। ठीक है, और जो वेरिएंट है वो अचानक से कुछ टाइम के लिए होता है, फिर वो ठीक हो जाता है। तो मेनली ये सब एंजाइना का सिम्टम्स है, मेन सिम्टम्स है ये सब। उसके अलावा भी छोड़ के भी बहुत सारे सिम्टम्स है, जैसे इंडाइजेशन, चोकिंग, हेवी सेंसेशन, अपर चेस्ट में थोड़ा सा हेवी फील होगा, हार्ट बर्न, वीकनेस, स्वेटिंग, पैलर, क्लमीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्पिंग एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सब नॉर्मली एंजाइना का साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, तो ये है मेन सिम्टम्स। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे डायग्नोसिस इवैल्यूएशन में कि कौन सा डायग्नोस्टिक स्टडी करते हैं हम लोग एंजाइना में। तो सबसे पहले तो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इकोकार्डियोग्राफी, ईसीजी हम लोग करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं, एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो ट्रेडमिल होता है, ट्रेडमिल में थोड़ा सा जो पेशेंट होता है उसको ट्रेडमिल यूज़ करने के लिए दिया जाता है। उसके बाद उसका जो इको करते हैं, ठीक है, इको करने से उसको पता चल जाएगा। उसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं, हॉल्टर मॉनिटरिंग मतलब एक मशीन होता है जिसको हम लोग हॉल्टर मशीन बोलते हैं। वो हॉल्टर मशीन पेशेंट को लगा, जैसे ईसीजी में जो लीड्स लगाया जाता है जैसे, वैसे ही तुम्हारा हॉल्टर में भी वैसे ही तुम्हारा एक लीड्स लगाया जाता है, जिसको 24 आवर्स पेशेंट के पास ही वो रहता है। छोटा सा एक मेनली
फ़ोन की जैसा होता है, छोटा सा एक रेडियो जैसा, छोटा सा हैंड रेडियो की जैसा होता है, और 24 आवर्स के लिए पेशेंट को रखा जाता है। फिर उस हॉल्टर में जैसे ईसीजी का जो ग्राफ निकलता है वैसा ही तुम्हारा 24 आवर्स में वो फुल्ली वो अपना रील में वो कर लेता है, अपना मॉनिटर कर लेता है कि हार्ट का फंक्शन कैसा चल रहा है, हार्ट का सब जो ग्राफ है PQRS वेव्स जो है वो कैसा चल रहा है, वो 24 आवर्स के लिए वो कैप्चर कर देता है। ठीक है, तो अगर जैसे कभी कभार क्या होता है कि कोई ECG करने जाए या फिर तुम्हारा इको करने जाए तो क्या होता है, उसको कभी कभार हो सकता है उस टाइम में उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे उस टाइम में नॉर्मल रहता है। तो हॉल्टर में क्या पॉजिटिव थिंग है कि वो 24 आवर्स के लिए रहता है, जिसके वजह से क्या होता है वो अगर 24 आवर्स में कभी अगर हार्ट का अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगा 24 आवर्स के लिए, तो वो तभी हम लोगों को पता चल जाएगा। इसीलिए हॉल्टर मॉनिटरिंग करते हैं जो 24 आवर में होता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा जो आर्गोनो वाइन टेस्ट होता है, PET स्कैनिंग होता है, मेनली पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, CT स्कैन होता है, ब्लड टेस्ट करते हैं कि लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है, फैट का लेवल क्या है, कार्डियो बायोमेकर्स जैसे तुम्हारा ट्रोपोनिन, CKMB, मायोग्लोबिन टेस्ट, सी रिएक्टिव प्रोटीन, होमोसिस्टीन, ये सब ब्लड टेस्ट में ये सब डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, तो मेनली ये सब है डायग्नोसिस इवैल्यूएशन ऑफ एंजाइना। उसके बाद हम लोग जाएंगे मेडिकल मैनेजमेंट में। तो मेडिकल मैनेजमेंट में बहुत सारे क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड है, तो ऑक्सीजन डिमांड फुलफ़िल करने के लिए हम लोग सबसे पहले तो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। अगर कोई भी पेशेंट आता है चेस्ट पेन लेके, उसको सबसे पहले हम लोग देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी टू रिड्यूस द डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद जो कोरोनरी वैसोडायलेटर्स है, तुम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़े होंगे कि वैसोडायलेटर्स क्या क्या यूज़ होते हैं। तो वैसोडायलेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटीप्लेटलेट और एंटीकोआगुलेंट मेडिकेशंस क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि हेपरिन जैसे मेडिकेशंस यूज़ करते हैं। अगर कोई भी ब्लड क्लॉट्स फॉर्म हो गया कोरोनरी आर्टरी में तो उसको उस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए हम लोग एंटीप्लेटलेट्स या एंटीकोआगुलेंट मेडिकेशन यूज़ करते हैं। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, जैसे तुम्हारा नियासिन, स्टैटिन्स, रेसिन्स, ये सब मेडिकेशंस मेनली यूज़ होता है। ठीक है, तो एंजाइना के लिए। और जो मेनली कभी कभार कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपीज़ यूज़ होता है, क्योंकि ये तुम्हारा क्या है, एक पेन है, राइट। तो पेन रिलीफ करने का जो मैनेजमेंट है, तुम लोगों को भी पता है कि कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस भी होते हैं पेन रिलीफ के लिए, जैसे तुम्हारा बेड रेस्ट, इमोशनल रेस्ट, पेशेंट को थोड़ा सा इमोशनली स्टेबल करना, फुल्ली बेड रेस्ट में रखना, और अगर कोई भी चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो उसको मॉनिटर करना, उसका ध्यान रखना। इसमें भी क्या होता है, थोड़ा सा पेशेंट डिस्ट्रैक्शन होता है, उसको भी थोड़ा सा बेटर फील होता है। उसके बाद तुम्हारा मेनली कार्डियक मॉनिटर के ऊपर पेशेंट को रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत ही एक क्या डिजीज़ है, एक मेनली बहुत ख़राब डिजीज़ है जिसको हम लोग कंटिन्यू मॉनिटरिंग का बहुत ज़रूरत है पेशेंट को। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कार्डियक मॉनिटर यूज़ करते हैं। और मेनली अगर कोई भी MI अगर है या नहीं पेशेंट को, तो उसके लिए हम लोग टेस्ट वगैरह करते हैं, कार्डियक एंजाइम टेस्ट जो मेनली करते हैं, सीरियल ECG करते हैं। और मेनली पेशेंट को हम लोग क्या एडवाइस करते हैं कि उसका जो लाइफस्टाइल है उसको मॉडिफाई करने के लिए, जिसके वजह से उसका जो फर्दर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का हेल्थ टॉक देते हैं। तो मेनली यही है नॉर्मली इसका मेडिकल मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो सर्जिकल मैनेजमेंट में मेनली कौन सा सर्जरी यूज़ होता है, मेनली कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग यूज़ होता है, बाईपास सर्जरी यूज़ होता है। मेनली ये जो है सबसे ज़्यादा एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है एंजाइना के लिए। तो ये जो CABG का जो मैंने तुम लोगों को ये वीडियो भेज दिया था, तो मैं उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊँगी, वो वीडियो देख लेना कि व्हाट इज़ कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। कि कोई भी अगर ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए तो वहाँ पे मेनली क्या करते हैं, उस ब्लॉकेज को हाउ टू रिमूव इट। तो ये एक सर्जरी मेथड, मतलब कहीं पे भी अगर तुम्हारा ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए तो आर्टरी में, तो वहाँ पे
तुम्हारा अनदर एक पाथवे क्रिएट करते हैं इस सर्जरी में, जहाँ से तुम्हारा मेरे ब्लड सप्लाई थ्रू बाईपास होके वो ब्लड हार्ट में पहुँचेगा बोल के एक अलग सा एक पाथवे क्रिएट करता है, जहाँ पे तुम्हारा ऑक्सीजन डिमांड जो है वो फुलफ़िल करता है। तो ये सर्जरी का जो वीडियो है वो तुम लोग देख लेना। नेक्स्ट हमारा सर्जरी है मेनली तुम्हारा परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। ये एक बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग एक मेथड है, जहाँ पे मेनली जो वैसोस्पाज्म अगर क्रिएट हो जाए ना, या फिर तुम्हारा जो ओपनिंग है हमारा आर्टरी का वो अगर तुम्हारा कम हो जाए, नैरो अगर हो जाए आर्टरी, तो उस नैरो को क्रिएट करने के लिए क्या करता है, अगर कोई भी प्लग फॉर्म हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक बलून जैसा एक थ्रू कैथेटर, एक बलून जैसा एक बलून हम लोग घुसाते हैं जो उस ब्लॉकेज एरिया में। उसके बाद उसको इन्फ्लेम्ड कर देते हैं, मतलब फुला देते हैं, ठीक है। तो वो इन्फ्लेम्ड होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो नैरोइंग है वो जो जगह है वो ठीक हो जाता है। जैसे सोचो यहाँ पे नैरोइंग था, वहाँ पे हम लोगों ने थ्रू कैथेटर एक बलून इंसर्ट किया, फिर उसको इन्फ्लेम्ड कर दिया। इन्फ्लेम्ड होने की वजह से वो जो नैरो पोजिशन था वो क्लियर हो गया, जिसकी वजह से जो नॉर्मल तुम्हारा ब्लड सप्लाई जो चल रहा था हार्ट में, वो ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मेनली ये है, मेनली PTCA। मैं इसका भी एक वीडियो तुम लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद कोरोनरी स्टेंट। तो ये जो कोरोनरी जो स्टेंट है ये भी तुम्हारा थोड़ा सा ये बलून टाइप का ही है, पर यहाँ पे क्या यूज़ होता है, मेनली ऐसे जैसे नेट जैसे कुछ स्टेंट यूज़ होता है, ठीक है। कि थ्रू कैथेटर हम लोग एक स्टेंट को हम लोग पहले ऐसे ही बलून कैथेटर से हम लोग अंदर घुसाते हैं, उसके बाद उसको इन्फ्लेम्ड करके फिर ये जो पोर्शन है कैथेटर का पोर्शन, इसको हम लोग बाहर निकाल देते हैं। और ये जो स्टेंट है जहाँ पे तुम्हारा वो ब्लॉकेज था वो उधर रह ही जाता है। तो ये रहने की वजह से एक फर्दर एक चांसेस नहीं होता है कि ये फिर से नैरो हो जाए, क्योंकि ये स्टेंट यहाँ पे रिमेनिंग होने की वजह से जो ओपनिंग है इस आर्टरी का जो ओपनिंग है वो ऐसे ही रहता है, जिसकी वजह से नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है। तो मेनली ये एक तुम्हारा टाइप है। नेक्स्ट है हमारा एथेरेक्टोमी। एथेरेक्टोमी भी तुम्हारा मेनली क्या होता है, इसमें एथेरेक्टोमी भी थोड़ा सा PTCA टाइप का ही होता है। इसमें मेनली क्या कर देता है बोलो तो शिफ्ट कर देता है। मतलब अगर सोचो यहाँ पे एक प्लग फॉर्मेशन हुआ है, एथेरेक्टोमी में यहाँ पे एक कैथेटर डाल के यहाँ पे तुम्हारा मेनली कट करता है, लिटिल बिट कट, मतलब शिफ्ट करता है। जो एक्स्ट्रा जो तुम्हारा अगर प्लग फॉर्म हो गया उसको रिमूव कर देता है, ऐसे शेव करके, जैसे शेविंग होता है वैसे करके एथेरेक्टोमी में वो प्लग को रिमूव किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ओपनिंग तुम्हारा नॉर्मल हो जाता है, और ओपनिंग नॉर्मल होने की वजह से ब्लड फ्लो भी नॉर्मल होता है। तो ये एक तुम्हारा टाइप ऑफ तुम्हारा एक और सर्जरी है, एथेरेक्टोमी टू रिड्यूस द एंजाइना। देखो जैसे यहाँ पे एक है कि ये एक तुम्हारा ब्लॉक्ड आर्टरी है, वहाँ पे मेनली डायरेक्शनल करके एक जो ऐसे ब्लेड अंदर घुसाते हैं, ये इसको मेनली रोटेशनल जो ब्लेड है इसको ये फुल्ली रोटेट करते हैं। रोटेशनल मतलब ये जो डायरेक्ट करके उसको फिर रोटेट करते हैं हम लोग। रोटेट के बाद तुम्हारा मेनली ट्रांसल्यूमिनम एक्सट्रैक्शन होता है। रोटेट करने से क्या होगा, ये जो जगह होता है ये तुम्हारा मतलब कट हो गया, उसके बाद उसको ट्रांसल्यूमिनल एक्सट्रैक्शन से ये जो रिमेनिंग जो रोटेट के बाद जो प्रोडक्ट्स निकला है उसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेनली एक ये थोड़ा सा ये पे जो लेज़र है ये दूसरा जो टॉपिक है मतलब ट्रांसमायोकार्डियल लेज़र रिवास्कुलराइजेशन उसका है। तो ये छोड़ दो, मेनली नॉर्मली ये जो मैंने एथेरेक्टोमी बोला ये भी थोड़ा सा ऐसा ही टाइप का होता है, मतलब शेविंग करके उसको निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ट्रांसमायोकार्डियल लेज़र रिवास्कुलराइजेशन, इसमें मेनली क्या होता है, यहाँ पे मेनली लेज़र यूज़ होता है कि जो हार्ट होता है उसका जो लोअर लेफ्ट चेम्बर होता है वहाँ पे हम लोग टाइनी कुछ चेम्बर्स हम लोग क्रिएट करते हैं। अगर चेम्बर्स हम लोग क्रिएट करते हैं, उस चेम्बर्स क्रिएट की वजह से वहाँ से थोड़ा सा ब्लड सप्लाई होता है, तो वहाँ पे ब्लड घुसने से वहाँ पे जो ऑक्सीजन का डिमांड है वो फुलफिल हो जाता है, ठीक है। तो मेनली ये और एक टाइप ऑफ सर्जरी है। तो मेनली ये सब था सर्जरीज प्रोसीड्यूर्स। नेक्स्ट हम लोग क्या क्या एडवाइस देंगे।
पेशेंट को, क्या क्या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बोलेंगे। सबसे पहले तो पेशेंट को हम लोग, जो पेशेंट एंजाइना से भुगत रहे हैं, उन सबको सबसे पहले बोलेंगे कि स्मोकिंग को बंद करने के लिए, अपना वेट मेंटेन करने के लिए, और रेगुलरली बेस्ड करके उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करने के लिए, रेगुलर लाइट एक्सरसाइज करने के लिए, रेस्ट के लिए, धीरे धीरे चलने के लिए, धीरे काम करने के लिए, लार्ज हेवी फूड जो लार्ज मील है वो अवॉइड करने के लिए बोलेंगे कि कैसे तुम्हारा स्ट्रेस को अवॉइड करते हैं। सुबह उठ के मेडिटेशन करना, लाफिंग एक्सरसाइज करना, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, इसके बारे में हम लोग सिखाएंगे। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, लो फैटी फूड्स, लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, तो ये सब लो सॉल्टी फूड्स, मतलब सॉल्ट कम खाने के लिए बोलेंगे। ये सब खाने के लिए हम लोग एडवाइस देंगे। और मेनली जैसे ये सब का जो नॉर्मल ट्रीटमेंट चल रहा है वही ट्रीटमेंट चलने के लिए बोलेंगे। अगर कोई मेडिसिन चल रहा है वो कंटिन्यू करने के लिए बोलेंगे। रेगुलर प्रेशर चेकअप करने के लिए बोलेंगे। तो ये सब नॉर्मली एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चार्ट हम लोग पेशेंट को एडवाइस करेंगे। ठीक है, तो ये था मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अभी हम लोग जाएंगे डायरेक्टली नर्सिंग मैनेजमेंट में। नर्सिंग मैनेजमेंट में उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ाऊँगी, सिर्फ मैं बोल देती हूँ क्या क्या होता है। एक्यूट पेन, इनसफिशिएंट कार्डियोपल्मोनरी एंड पेरिफेरल टिश्यू परफ्यूजन, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, इनएफेक्टिव गैसेस एक्सचेंज, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, एंग्जाइटी, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ये सब है। और रिलेटेड इंटरवेंशन में हम लोग पेन रिलेटेड जो जो यूज़ करते हैं, टिश्यू परफ्यूजन को हम लोग कैसे परफेक्ट करें, कार्डियक आउटपुट को कैसे इम्प्रूव करें, रेस्पिरेटरी फंक्शन को इम्प्रूव करना, अल्टरनेटिव एंग्जाइटी को रिमूव करने के लिए क्या क्या अल्टरनेटिव थेरेपीज यूज़ करेंगे, वो सब है नर्सिंग मैनेजमेंट में। इसका डिटेल्स जो है तुम लोग पढ़ लेना। ठीक है, तो मेनली यही सब था एंजाइना के बारे में कि एंजाइना क्या है। ये मेनली एक हार्ट पेन है। और एंजाइना कैसे होता है, एंजाइना का टाइप्स क्या है। मेनली देयर आर 3 टाइप्स, द वेरिएंट एंजाइना, स्टेबल, अनस्टेबल, उसका साइन एंड सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर्स, क्या क्या डायग्नोसिस होता है, और इवैल्यूएशंस मेथड, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या यूज़ करते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट में कौन सा सर्जरी होता है, और हमारा हेल्थ एजुकेशन क्या होगा, कौन से टॉपिक के ऊपर बेस करके हेल्थ एजुकेशन देंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, ये सब हम लोग ने पढ़े एंजाइना में। ठीक है, तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुआ तो उन लोगों को पूछ लेना। ओके, थैंक यू।